नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मॉस्को में रशिया इंडिया चाइना बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात चीनी विदेश मंत्री वांग यी से हुई। पिछले दिनों जिस तरह चीन ने आतंकवादी मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए पाबंदी लगाने की भारत की कोशिशों को धक्का पहुंचाया, इसको लेकर भारत को काफ़ी आपत्ति रही है। और इसी बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी इन दिनों अपनी पहली चीन यात्रा पर पहुंच गए हैं। वहां कई मुलाकातें भी उनकी हुई हैं। माना जा रहा है कि मसूद अजहर के अलावा भारत चीन के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC का मामला भी शामिल है। आखिर इन बैठकों का क्या नतीजा निकलेगा, उम्मीद क्या की जाए और साथ ही किस तरह की उम्मीद चीनी नेतृत्व से की जा सकती है ऐसे दौर में, इस सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। प्रोफेसर SD मुनी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं और विदेश मामलों के जानकार माने जाते हैं। दूसरे खास मेहमान पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही प्रोफेसर अलका आचार्य हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज़। इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप दीक्षित भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर चंडीगढ़ से मौजूद रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर आचार्य, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो सुषमा स्वराज की खासकर जो मुलाकात हुई है उसकी डिटेल्स के बारे में आपका क्या मानना है? जो साइड लाइन्स पे ये मुलाकात हुई है, कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं? देखिए, साइडलाइंस पे तो हमेशा से ही ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनको लेके कुछ परेशानी है या जो कोई ख़ास जिनमें कोई अर्जेंसी हो या जो एक पर्सनल लेवल पे मिनिस्टर्स के बीच में उठाई जा सकती हैं। तो ये तो बहुत ही एक तरह से यूज़फुल मीन्स हैं, तो वो तो अच्छी बात है कि दोनों की साइडलाइंस पे मुलाकात हुई है। मुद्दा जो उठा है वो यही है जिसमें भारत को बहुत आपत्ति हुई है, वो मसूद अजहर की जो बात जो चीनी जो ब्लॉक किया है। लेकिन इससे इसी मुलाकात से और इसको उठाने से एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी आपत्ति जाहिर की, उसके बाद क्या? क्योंकि ये तो पहली बार नहीं है जबकि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है और इसको उठाने से इसको किस तरह से चीनी एक रवैया बदलना या कोई उपेक्षा करना इसके ऊपर कहाँ तक स्वाभाविक है। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इससे पहले भी कई मौके आ चुके हैं। 2008 से लेकर अब तक ज़की उर रहमान लखवी का मामला था, इससे पहले एक मामला और आ चुका है। तो इसमें जो एक हैरानी की जो भावना हो रही है उससे भी जानकार ये कह रहे हैं कि ये शायद पूरी तरीके से इस बात की आशंका थी कि चीन ऐसा ही करेगा। नहीं, मुझे तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है क्योंकि यही चीन का रवैया रहा है। सवाल ये उठता है कि भारत को इस मुद्दे को किस तरह से चीन के साथ लिया जाए, क्योंकि हर बार बात उठाना और उसके बाद वो चीनी का जो रिस्पांस होता है वो बड़ा एक स्टैंडर्ड रिस्पांस है कि ये टेक्निकलिटी है। अब अगर टेक्निकलिटी है तो भारत उस टेक्निकलिटी का हल क्यों नहीं ढूंढ रहा है? और अगर टेक्निकलिटी नहीं है और एक ये राजनीतिक और एक सामरिक स्टैंड है जो चीन ले रहा है, तो इस पे भारत का क्या रवैया होना चाहिए? किस तरह के हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जो कि चीन को लगे कि हाँ, ये हमारे लिए वास्तव में ही एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसको लेके हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे चीन को भी सोचने पे मजबूर किया जाए। जी प्रोफेसर मुनी, पहली बात तो आप दोनों मंत्रियों की इस मुलाकात को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और दूसरी बात यह है कि भारत ने इससे पहले कुछ ज़्यादा सख्त शब्दों में यहाँ तक कह दिया कि ये गुप्त वीटो वाली जो बात है ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ये दोनों मीटिंग्स के एजेंडा अलग अलग हैं। जो सुषमा जी मिली हैं वो तो ट्राइलेटरल मामला है, ऑफिशियल मीटिंग जो हुई है, और पर्रिकर साहब की जो मीटिंग है वो सारे डिफेंस कोऑपरेशन को कैसे। मैं फिलहाल सुषमा स्वराज की मीटिंग के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं। मैं आ रहा हूँ उस पर। वो उसको इसलिए अलग अलग हैं। सुषमा जी की जो मीटिंग है, देखिए, चीन का जो सपोर्ट है मसूद अजहर जैसे लोगों के साथ में, मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। एक तो पाकिस्तान ने ज़रूर कहा होगा कि आप हमको बचाइए, जो एम्बेरसमेंट हो रहा है उससे, और दूसरा चीन का अपना स्वार्थ है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अखबारों को तो मसूद अजहर ने चीन की बड़ी तारीफ़ की है और नवाज़ शरीफ को उन्होंने गालियाँ निकाली है कि नवाज़ शरीफ हमको ख़तरे में धकेल रहे हैं, चीन ने हमको बचाया है। और चीन का एक कारण ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में पंजाब और ऊपर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें चीन अपने प्रोजेक्ट चला रहा है और वहाँ प्रोजेक्ट चलाने के लिए, उसको स्मूथली चलाने के लिए इन सब लोगों का सपोर्ट उसके लिए एक मायने रखता है। तो मैं समझता हूँ दोनों बातों की वजह से चीन ने जानबूझकर एक सामरिक तरीके से
एक राजनीतिक तरीके से ये कदम उठाया है और उसका हम लोग दलील दें, सामने उठाएं, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। चीन ने वही जवाब भी दे दिया, मैं समझता हूँ सुषमा जी को, कि ये तो टेक्निकल मामला था, हमने कोई वीटो नहीं किया है, हमने सिर्फ इंक्वायरीज मांगी है, ये किया है, लेकिन टाला है जो काम था वहाँ से टालने को, और वो सक्सेसफुली उन्होंने टाला है। इसीलिए हमने यूएन के प्रोसीजर्स पे ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। अब मान लीजिए यूएन प्रोसीजर में ये बता भी दे आपको कि चीन ने इस वजह से ऑब्जेक्शंस उठाए, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप चीन का रवैया तो नहीं बदल सकते। एक दलील ये भी दी जाती है कि चूंकि चीन जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर बनने की अपनी एक ख्वाहिश रखता है और उसके तहत भारत अगर एक्सपोज करता है चीन को, तो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, और शायद ये रणनीति भारत को अपनानी चाहिए। नहीं, ग्लोबल लीडर के तहत वो किसी भी टेररिस्ट को मदद करना ही नहीं चाहिए उनको। ये वेरी फैक्ट कि उन्होंने टेररिज्म को बचाने की कोशिश की है, टेररिस्ट को बचाने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह का ग्लोबल लीडरशिप आप प्रोजेक्ट लेकिन ये हमारा पक्ष है, चीन इसको मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, ये दुनिया शायद बचा मानती रहे है ना उसको। देखिए, जो 15 लोग हैं वहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लोग जिस कमेटी में थे, उसमें से सिर्फ चीन ने कहा और किसी ने नहीं कहा कि इसको ये इस तरह से बचाना चाहिए। तो वो अपने आप में एक आइसोलेशन तो है ना, उसको चाहे माने चाहे नहीं माने, अंतर्राष्ट्रीय राय जो है वो चीन के पक्ष में इस मुद्दे पर नहीं हो सकती है। जी, एम्बेसडर मुखर्जी, आप इससे किस तरह से लेते हैं? भारत के पास और क्या ऑप्शंस हैं? साइडलाइंस पे मुलाकात हो रही है, रक्षा मंत्री भी मिल रहे हैं, विदेश मंत्री भी मिल रही हैं, इस सब के बावजूद भी ऐसा नहीं लगता कि स्थिति जो यथास्थिति है फिलहाल भारत चीन को लेकर, जो पाकिस्तान को लेकर जो चीन की स्थिति है, या भारत को लेकर जो आतंकवाद को लेकर चीन मानता रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं देखी जा रही है? क्या विकल्प हैं भारत के पास? लिमिटेड हैं विकल्प। देखिए, जहाँ तक यूएन का सवाल है, वहाँ तो मेरी राय तो हमेशा ये रही है कि वहाँ अगर हमारा जो रेजोल्यूशन है, हमारी जो मांग है, वो पूरी भी कर दिया जाए तो रियलिटी में कुछ नहीं हमें एडवांटेज मिलता। आप ये कह रहे हैं कि अगर घोषित भी हो जाए आतंकवादी और पाबंदी भी लग जाए? अभी तो चीन ने कहा है कि ये एक हिडन वीटो है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं वगैरह वगैरह। कारण बहुत दिए जा सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि उन्होंने टाल दिया है, जैसे प्रोफेसर मोनी ने कहा, बिल्कुल सही है, उन्होंने टाल दिया है। और सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो होल्डर्स जो हैं वो बहुत अपने सेल्फ इंटरेस्ट में और अपने एलाइज के सेल्फ इंटरेस्ट में बहुत बार वीटो के यूज़ हुआ है। रशिया बाय अमेरिका ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, बाय चाइना, और अपने को आइसोलेटेड देखने में उनको कोई हानि नहीं लगती। तो इसका समझना कि चीन, अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करें और दुनिया को ये दिखाने में थोड़ा सक्सेसफुल भी हो जाए कि देखिए चीन का जो रवैया है सही नहीं है, टेररिज्म के खिलाफ ठीक तरह से वो जितना भी बोलते हैं उतना करते नहीं हैं, उसमें चीन को कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एक इंसिडेंट लेके अखबार में तो मैंने ये पढ़ा कि हम अब शायद एक अपना जो अपील है यूनाइटेड नेशंस में उसको डाइल्यूट करने वाले हैं ताकि चीन के जो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं वो हट जाएं। दिस इज़ नॉट अ विक्ट्री, ये इसका कोई माने नहीं है। मेन चीज़ यही है, आई एग्री टोटली विद प्रोफेसर मोनी जब इन्होंने कहा कि चीन का इसमें अपना एक स्वार्थ ये है, वो पाकिस्तान में हेविली इन्वॉल्व है, सिर्फ पाकिस्तान को मदद करने में नहीं, अपना एक इकोनॉमिक उनका स्टेक बन गया है बहुत बड़ा। और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, बाहर देशों के लिए नहीं, अपने आप ही टेररिज्म में बिल्कुल लिपटा हुआ है। वो ये नहीं चाहते कि ये टेररिस्ट्स चाइना के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो हेवी काम जो हाँ हो रहा है, उस पर अटैक न करने लग जाए। तो वो पाकिस्तान के टेररिस्ट्स को रेटोरिकली जो भी एंटी टेररिज्म बात करें, लेकिन खास स्टेप्स तो नहीं उठाएंगे। और खासकर वो टेररिज्म का पॉलिसी जो स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान का, जो भारतवर्ष के खिलाफ है, उस पे हमें चीन से कोई मदद नहीं मिलने वाला। मैं आपकी तरफ आती हूँ सत्येंद्र जी, उससे पहले संदीप दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, ये बताइए कि दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर उठ रही हैं। पिछले दिनों सवाल ये भी उठा था कि चूंकि संयुक्त राष्ट्र में कोई क्लियर डेफिनेशन, कोई ऐसी परिभाषा स्पष्ट हमारे सामने नहीं है आतंकवाद को लेकर, इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक आतंकवाद किसको माना जाए, किस तरह से उस पर कार्रवाई की जाए, काफ़ी इसको लेकर असमंजस रहता है। दूसरी बात ये भी है कि पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात उठाई थी कि ग्लोबल जो है, एक पूरा वैश्विक स्तर पर एक नीति होनी चाहिए। उन्होंने एक सेंटर तक की बात कही थी कि जहां पर आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया के सारे देश नज़दीक आएँ। आपको लगता है कि क्या ये तरीका हो सकता है, क्या ये विकल्प है?
ये सारी सिंपलिस्टिक बातें हैं, क्योंकि क्लियर डेफिनेशन परिभाषा हो ही नहीं सकती है। जिसको कहते हैं वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट। और अगर हम आते हैं मसूद अजहर के मुद्दे पे, तो आपको याद होगा कि पिछली साल मई में मोदी साहब ने शी जिनपिंग से ये मुद्दा उठाया था। और सच तो ये है कि विश्व समुदाय जो है भारत और पाकिस्तान दोनों कोई धूत का ढिला नहीं मानता, और ना ही इस पचड़े में बहुत ज्यादा फंसना भी चाहता है। और ब्रीफिंग जो है साउथ ब्लॉक या पीएमओ जो पत्रकारों को करते हैं, उसमें कई सारे मुद्दे होते हैं, यही एक मुद्दा नहीं होता है। पर या तो किसी वजह से ये इसको टॉप ऑफ द एजेंडा बना के बताना चाहते हैं, या पत्रकारों को खुद ही नहीं समझ आता कि कई और चीजें भी हैं, जैसे कि G20 होने वाली है चीन में समिट, जहाँ वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिसी या IMF वर्ल्ड बैंक के कोटे वगैरह डिस्कस होंगे, उन सब के विषयों को हटा देते हैं। और दूसरी बात मुझे नहीं समझ आता कि इसमें प्रैक्टिकल कितना है कि इस मुद्दे को टॉप ऑफ द एजेंडा बनाया जाए। जब मोदी जी कैमरून साहब के साथ मिलते हैं तो क्या ललित मोदी या विजय माल्या का प्रत्यर्पण का मुद्दा टॉप लगा देते हैं, या ओबामा साहब से मिलते हैं तो हेडली का प्रत्यार्पण का मुद्दा टॉप कर देते हैं। ऊपर से अवास्तविक है, जैसे कि सभी ने बताया, कि आशा करना कि इस मामले में चीन अब भी इस वक्त भारत का साथ देगा। एक तो चीन अपना वन बेल्ट वन रोड जैसा सबने बताया, उसमें पाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण अंश है। और उसके विपरीत जो है फरवरी 2015 में जब सुषमा जी गई थी बीजिंग, तभी से वन बेल्ट वन रोड पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि चीन और भारत के बीच शीर्ष स्तर पे बहुत कम मुलाकातें हुई हैं। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या परमाणु सुरक्षा सम्मेलन, इन दौरान कोई भेंट नहीं हुई। इसके विपरीत अब आपको याद होगा मनमोहन सिंह शायद ही कोई अवसर जाने देते थे, साल में कम से कम 4-5 बार द्विपक्षीय वार्ता हो जाती थी। और इसकी वजह से बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ, ज्यादा बॉर्डर मीटिंग्स पे सहमति हुई, दोनों के बीच जो अस्थायी बॉर्डर है उस पर व्यापार बढ़ा, और चीन ने 3-4 इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की सहमति की। प्रणब मुखर्जी भी चीन गए थे और उसका नतीजा हुआ कि वार्षिक रक्षा संवाद पर करार हुआ, और अब तक इस पर 7 डायलॉग हो चुके हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में उसके बाद कोई बात आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि मुलाकातें कम हो गई हैं। हाँ, बल्कि अभी संकेत जो है सकारात्मक हमें मिल रहे हैं, क्योंकि अभी 3 मीटिंग्स हैं, 2 तो लोगों ने बताई, एक अजीत डोभाल साहब भी इसी हफ्ते में चीन जाएंगे, तो ये 3 मीटिंग हो चुकी। तो इस तरह ये मीटिंग और वार्ता का जो दौर है, इस पे ढील नहीं देनी चाहिए, इसको ज्यादा करना चाहिए। और इसके बाद फिर जो कॉपरेशन होगा, जो ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसके बाद ही फिर हम कोई हल देखेंगे। और उसमें जो पारिकर साहब की जैसे आप बात कर रही थी, तो अगर आप देखिए कि 2010 में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जाने वाले थे, तो उनको स्टेपल वीजा दिया जा रहा था, तो नहीं गए थे, 5 साल तक रुका हुआ था। और पिछले साल दिसंबर में फिर लेफ्टिनेंट जनरल हुडा चीन गए और उनको रेगुलर वीजा दिया गया। तो कुछ कुछ इस पे सकारात्मक भी हमें संकेत दिख रहे हैं, और इन सकारात्मक संकेतों को आगे लेकर हमें बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास रोजी रोटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा मैंने बताया, संदीप वापस लौटती हूँ बनाने की बात कर रहा है। आर्थिक मुद्दों पे वापस लौटती हूँ। जी, आर्थिक मुद्दों पे वापस लौटती हूँ। सत्यरंजन जी बताइए, फिलहाल कि आतंकवाद के अलावा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मुद्दा है, जो भारत और चीन के बीच, जिसको लेकर एक जो समझ है वो अलग अलग है, क्या आपको लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण बात है, इससे पहले कि उठाया जाना चाहिए? देखिए, अभी संदीप जी ने जो बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पिछले 2 साल में भारत और चीन के जो पूरे इस इलाके के जो संबंध हैं, उसमें भारत की जो नीति है उसकी दिशा बदली है। अभी भारत ने अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है? ग्लोबल टाइम्स ने कल जो उस पर लेख लिखा है, कल जो लेख छपा है ग्लोबल टाइम्स सप्लाई एग्रीमेंट, जी उसके बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज में लेख लिखा गया है। जो ग्लोबल टाइम्स, हम लोग सभी जानते हैं, चीन का जो मीडिया है वो सरकारी जो विचार हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ये जो पहले ट्राइलेटरल था, उसका वो चौथा कोण बनने की कोशिश भारत ने की है, काफ़ी और खुले रूप में की है। साउथ चाइना का मामला है, या अभी ये जो समझौता अभी होगा, तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जैसे नाटो देशों के साथ उनका करार है, उस तरह का करार ये हो जाएगा। तो ये इस एग्रीमेंट के साथ जब भारत की विदेश नीति ने एक खास दिशा ली है, तो चीन पहले से भी, जब बहुत अच्छे दिन थे 2005 के आसपास, जिसका जिक्र अभी संदीप कर रहे थे, तब भी कहा जाता था कि भारत और चीन का जो संबंध है वो कोऑपरेशन विदाउट ट्रस्ट है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये तो पहले भी था, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट मोदी सरकार के आने के बाद भारत की विदेश नीति ने जो दिशा ली है, उसके बाद और बढ़ता जा रहा है। ये जो अजहर मसूद का मामला है, या जो अभी
श्रीलंका के साथ चीन का जो समझौता हुआ है कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप करने का, नेपाल में अभी नेपाल के दिनों में जो उनका एग्रीमेंट हुआ है, ये सारी एक तरह की जो घेरेबंदी है वो शतरंज की चाल दोनों तरफ से चली जा रही है। और उसके बीच में कोई बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद करना, चाहे जो भी मीटिंग्स हो रही है, चाहे पारिकर जी की हो रही है, सुषमा जी की हो रही है या डोवाल साहब की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। आपको नहीं लगता? यथास्थिति बने रहने की बात कर रहे हैं आप, और संदीप दीक्षित भी बहुत ज़्यादा आशावान नजर नहीं आ रहे। प्रोफेसर आचार्य, ये बताइए, आज जो है LAC पर 19वें राउंड की जो है बैठक होनी है, और ये भी पता लगाना ज़रूर महत्वपूर्ण है कि 18 राउंड में कहाँ तक बात पहुँची है, क्या घूम कर सर्कल्स में हम वापस ही आ रहे हैं? इस बात पर तो कोई प्रकाश नहीं डाल सकता है और डल नहीं रहा है, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं इस बात का आंकलन करने की कि जो अभी ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है कि वो सीधे सीधे तौर से ये हमारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड है, क्योंकि इससे जो आशंकाएं भड़कती हैं समय समय पर जब वो उल्लंघन होता है उस सीमा रेखा का, तो इस पे मोदी जी ने भी जब वो गए पेचिंग, उन्होंने बड़ा कड़े शब्दों में ये बात कही कि कम से कम ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका निर्धारण करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें हो रही हैं और आखिरकार इन बातचीतों में निकल क्या रहा है इसके बारे में हमारे पास ना कोई इन्फॉर्मेशन है। नहीं, और प्रोफेसर आचार्य, शायद यही वजह है कि अखबारों में हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि घुसपैठ हो रही है, जिसको चीन जो है मानने को तैयार नहीं है। आज तक उसने ये माना ही नहीं है कि घुसपैठ करता भी है, और शायद इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि LAC को लेकर जो एक आपसी समझ है वो नहीं बन पाई है। नहीं, देखिए, ऑफिशियल लेवल पे तो जब भारत से और भारत के मुलाजमों से टिप्पणी के लिए कहा जाता है तो वो यही कहते हैं कि देखिए सीमा रेखा क्योंकि उसका निर्धारित नहीं है इसलिए उसका उल्लंघन होना स्वाभाविक है। तो ये दोनों तरफ ये पक्ष तो ये तो मानते हैं अब कि इस तरह की हरकतें होती रहेंगी, और हमने बहुत सारे प्रकरण स्थापित कर लिए हैं जिससे कि ये मामला भड़केगा नहीं और इनको बातचीत के द्वारा ये सारी बातों को तय किया जाएगा। लेकिन ये बातचीत में हो क्या रहा है, किस दिशा में जा रही हैं, कहाँ पर अग्रीमेंट हो रही है, कहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस तरह के किस दिशा में, तो ये सब बातें कुछ नहीं। तो हमें बस यही इस बात से भरोसा करना चाहिए कि देखिए बातचीत जारी है और ये बातचीत के ही द्वारा हल होगा, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि बातचीतों का दौर भी कम हुआ है, पिछले सरकार में ज़्यादा बातचीत हुआ करती थी, और ये वजह है। के ऊपर जो एक तरह से जो एक प्रोसेस है वो चलती जा रही है, उसका उसमें कोई वो नहीं हुआ है। वो अपने निर्धारित समय से वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो मिलते हैं और राउंड पे राउंड हुए जा रहे हैं। और ख़ासकर हम खैर स्कॉलर्स के लिए तो एक दूसरा प्रोसेस है, लेकिन जो जनता है उसके जो परसेप्शंस हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ता है कि ये एक मामला क्यों, आखिरकार क्या इसमें कैसी कौन सी पेचीदा बातें हैं जिससे ये हल नहीं हो पा रहा है। प्रोफेसर मुनी, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर जो है शेयर करते हैं चीन के साथ हम, और अच्छी बातें बताई जा रही है कि आने वाले महीनों में जो पहली हॉटलाइन है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बीच वो भी अब ऑपरेटिव हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिशा में, अच्छी दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं, या आपको लगता है कि हम वापस लौट रहे हैं चीन के साथ अपने रिश्तों की दिशा में? और एक और ख़ास बात कि इसमें चूँकि रूस भी शामिल है, उसका क्या पक्ष रहेगा, रूस की क्या बात रहेगी? रूस जो LAC का मामला है वो तो पर्रिकर साहब से बहस में आएगा, और जहाँ तक मेरी समझ है शायद 2 नए कांटेक्ट पॉइंट्स LAC पे खुलने की बातचीत हो रही थी। तो पर्रिकर जी के वहाँ जाने का माने है कि कुछ अचीवमेंट, कुछ चाहे इंच हो, आगे बढ़ना चाहिए, और वो आगे बढ़ना जो दिखेगा वो इसी पे दिखेगा कि 2 और ज़्यादा कांटेक्ट पॉइंट्स खुल जाएंगे LAC के जो कमांडर लेवल जो नेगोशिएशन के लिए, जहाँ से आपस में बातचीत कर सकें। दूसरा जो मुद्दा अटका हुआ है LAC पे, वो मैप्स को साइन करने का मुद्दा अटका हुआ है। हम लोगों ने अपनी राय बताई है कि हम किस तरह से अपने मैप को देखते हैं, जिसको चाइनीज़ साइड ने अभी एंडोर्स नहीं किया है और न उन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन है उसको स्पष्ट किया है। तो उस पे कोई आगे बात बढ़ेगी इसमें मुझे शंका है। मैं नहीं मानता हूँ कि चीन ये साफ बताएगा कि ये LAC हम चाहते हैं। उसको ग्राउंड पे लाना तो दूसरी बात है, अभी मैप के ऊपर भी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी पोजीशन क्या है। तो ये LAC को लेके ये 2 बड़ी बातें हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के मामले हैं, डिफेंस कोऑपरेशन के मामले हैं, वो थोड़े आगे बढ़ेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि पॉजिटिव मूवमेंट है। लेकिन असली बात ये है कि चीन
ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान अमेरिका से कितना नज़दीक जाएगा, कितनी हमारे लिए तकलीफ़ पैदा कर सकता है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ये देखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से चीन हमारे आड़े तो ये जो अभी ट्रस्ट डेफिसिट की बात करी है वो बिल्कुल सही है, और उस ट्रस्ट डेफिसिट में कोई बड़ी प्रगति होने की आशा कम से कम मुझे अभी नहीं है। अम्बेसडर मुखर्जी, ये बताइए कि जो पीओके में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारत जो है अपनी संप्रभुता पे हमला भी मान रहा है, कि किस तरह से एक विवादित क्षेत्र में चीन इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकता है, जो सिल्क रोड का जो प्रोग्राम है उनका, क्या आपको लगता है कि रक्षा मंत्री की बातचीत में ये बात उठेगी या बहुत असुविधाजनक है, नहीं उठ पाएगी? देखिए, एग्जैक्ट एजेंडा क्या है उनके बातचीत की बीजिंग में, इतना तो मुझे पता नहीं। बहुत साफ प्रकाश में आया भी नहीं है, हेडलाइन सिर्फ इतना कह रही है कि मैं ये कहूँगा कि बहुत प्राथमिकताओं में शामिल है चीन के साथ रिश्ते। मनोहर पारिकर साहब कह रहे हैं, सिर्फ इतना आया है। जैसे आपके जर्नलिस्ट ने कहा, ब्रीफिंग्स की बात छोड़िए। और एक बात और मैं बता दूं, रिश्तों का जो आगे पीछे होना, तेजी से बढ़ रहे हैं या रुक गए हैं, ये कितने मीटिंग्स हुए हैं अब और कितने मीटिंग्स हुए हैं, उससे नाप तोल नहीं किया जाता। कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, खासकर बड़े देशों के साथ जिसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इंडिया और चीन है। तो कभी कभी एक इशारा मिलता है जब बहुत फासला पड़ जाता है कॉन्टैक्ट्स में, लेकिन जस्ट टू बेस ओपिनियन ऑन दैट इज नॉट रियली, यू नो, मे बी वी कैन गो रॉन्ग। ये जो पीओके जो आपने वो उठाया, सर्टनली ये एक प्रॉब्लम है जो हाई लेवल्स पे हमेशा हम रेज करेंगे, क्योंकि ये जो है ये इसमें एक तो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है ही, लेकिन इसमें तो एक हमारा जो एंटायर सारा का सारा हमारा जो लॉजिक है कश्मीर का, हमारे सॉवरेंटी का, उस पे एक असॉल्ट है। तो ये सब्जेक्ट तो हाई लेवल पे जब भी हमारे पॉलिटिकल मीटिंग्स होंगे, उसमें मेरे ख्याल से ज़रूर ये उठाया जाएगा। कभी किस इंटेंसिटी से मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हमारे लिए ये एक फंडामेंटल ऑब्जेक्शन तो है ही कि ये आप जो आपका जो कॉरिडोर जा रहा है, आपका जो सारा काम है यहाँ पर, ये भारत के भूमि पर हो रहा है। पाकिस्तान इसको इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा है, और आप वहाँ आप घुस के उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, आप हमारी सॉवरेंटी को अवहेलना कर रहे हैं जी। तो ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। संदीप दीक्षित, ये बताइए, आप कह रहे थे कि जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें हेडलाइंस कुछ और बन जाती हैं, अभी भी हेडलाइंस सिर्फ इतनी बनी है, बहुत वेग तरह की हेडलाइंस है। सभी अखबार मैंने देखने की कोशिश की कि इंडिया अटैचेस हाईएस्ट प्रायोरिटी टू टाइज विद चाइना। मनोहर पारिकर साहब ने ये कहा है, लेकिन एजेंडे में क्या शामिल है? क्या वाकई पीओके में जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर बात उठेगी, जिस पर इतनी बड़ी गंभीर बात कही जाती है कि भारत की संप्रभुता पर एक तरह से हमला है चीन के द्वारा विवादित क्षेत्र में इस कंस्ट्रक्शन को करना? किस हद तक ये बात उठ सकती है, आपका क्या मानना है? और इसके अलावा भी समंदर के रास्ते भी जाने की कोशिश है बांग्लादेश और श्रीलंका को जोड़ते हुए। हाँ, वो सही है, और मुझे तो इसके बारे में पता नहीं कि कितना उठाया जाएगा मुद्दा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें एक नई सोच और नई पहल की ज़रूरत है दोनों में। जैसे कि एक नई सोच बॉर्डर के इशू पे, आप जैसे जानती हैं कि इंडिया चीन के बीच करार है कि फाइटर एयरक्राफ्ट शायद 10 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे, कोई मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज होगी तो उसको पहले बताया जाएगा, या भारी हथियार जो है बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर दूर रहेंगे। तो इसी पे बिल्ड करते हुए एक हॉटलाइन का इशू है, और फिर शायद हम कुछ और नई पहल करें, जैसे परमाणु हथियार पे किसी तरह का समझौता चीन का यूएस और रशिया के साथ है, एक के साथ है नॉन टारगेटिंग का, एक के साथ डी-एस्केलेशन का, तो उस पे हम जाएं। और दूसरा जो है वन बेल्ट वन रोड जो चीन का प्रपोजल है, उसका हम फायदा उठाने की कोशिश करें। चीन को सबसे ज्यादा डर है मलाक्का स्ट्रेट से, तो अगर हम इंडिया के अक्रॉस एक्सेस दे के अपने पोर्ट्स को एक्सेस दें चीन के माल को, तो शायद ये एक हमारे व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा होगा और एक ट्रस्ट बिल्ड करने की बात होगी। ये तो एक प्रपोजल होगा, आगे क्या होता है ये बात की बात है, पर नई सोच बहुत जरूरी है इस रिश्ते में चीन के साथ, जो कि ऐसा लग रहा है कि 20-30-40 साल से पुराने ही उसमें ढर्रे में ही अटका हुआ है। लास्ट कमेंट आपके। लास्ट कमेंट, चाइना के साथ में एक पूरी नई दृष्टि अपनानी होगी, जैसे संदीप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दृष्टि अभी अपनाई जाएगी इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि भारत संकेत नहीं मिल रहे। नहीं, बहुत उसकी साफ बात है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इसने अपनी विदेश नीति की दिशा तय कर ली है। इसने अपनी विदेश नीति एक खास दिशा में ले जाने की न सिर्फ सोच लिया है, बल्कि उस तरफ बढ़ा जा रहा है।
अभी पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अब जापान के साथ आपके संबंध बनते हैं, ये चीन के लिए सेंसिटिव इशू है, ठीक उसी तरह जैसे कि पाकिस्तान के साथ चीन का बनना। तो अब जब सिचुएशन एक तरह से रिवर्स गियर में जा रहा है, उस समय आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशा रखने का कोई वजह नहीं बनती है। चीन के साथ संबंध जब हमारे जो पिछले 60 साल 65 साल में जो भी रहे हैं, उसमें दोनों देशों का जो इंटरनल पॉलिटिक्स रही है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। आज चीन के बारे में ये माना जाता है कि ये उनका नेशनलिस्टिक फेज है। वो कम्युनिस्ट जो उनकी जो डेंग शाओपिंग के समय में जो ये उन्होंने लो प्रोफाइल रखकर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटी दी थी, अब वो उससे आगे निकलकर अपने को डिफरेंट इशूज पे एसर्ट कर रहे हैं, नुमाइश करना चाहते हैं अपनी। बिल्कुल। तो इधर एक छोटी सी बात कहूँ, ये जो बात अभी कही उन्होंने कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरा मतभेद यहाँ पर इसलिए है कि मुझे नहीं लगता कि रिवर्स में जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ हद तक गति थोड़ी सी धीमी हो गई है, क्योंकि जिस तरह की बातें मोदी जी ने कही थी पेचिंग में, और ये लगा कि अब आखिरकार धीरे धीरे, हालांकि राजनीतिक पहलू हमेशा से ही जोरदार रहा है, कि क्या मोदी जी आर्थिक पहलू को प्राथमिकता देंगे इस रिश्ते में, और उसकी वजह से रिलेशनशिप में एक नई जान आएगी। मुझे लगता है अभी भी इसके ऊपर लास्ट वर्ड नहीं हुआ है, रिवर्स में तो नहीं, लेकिन क्या आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू को ट्रम्प कर पाएंगे? इस पर जो है इस डिबेट में भी बहस नहीं हो पाई कि आखिर आर्थिक पहलू पे क्या बात होगी। सत्यन जी बात पूरी करिए, अपने कार्यक्रम खत्म करिए। मेरी बात यही थी कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स दोनों देशों की है वो हमेशा ही एक महत्वपूर्ण उसका एस्पेक्ट पहलू रहा है। आज के समय में जो भारत में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो पार्टी सत्ता में है, चीन के बारे में उसका जो दृष्टिकोण शुरू से आरंभ से रहा है, वो उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये मानने की कोई वजह नहीं हो सकती। और जैसा कि चीन के बारे में यह माना जा रहा है कि ये उसका नेशनलिस्टिक फेज है शी जिनपिंग के समय में, और वो असर्टिव हो रहा है इंटरनेशनल, वो लो प्रोफाइल रखकर इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी से अलग हटकर अब वो अपने को असर्ट कर रहा है। तो इसका जो नतीजा होना है वो सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर जब इन बैठकों के नतीजे हमारे सामने आएंगे, एक बार फिर हम आपके सामने पेश होंगे ताज़ा बहस को लेकर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।